हेलो और वेलकम है जून 2026 एडिशन के मैक्रो और मार्केट आउटलुक में। दुनिया अब यूएस स्टेबल ग्लोबल ऑर्डर पर ऑपरेट नहीं कर रहे, जहां इन्वेस्टर्स लास्ट 2 डेकेड से यूज थे। रशिया यूक्रेन से लेकर ईरान इजराइल टेंशन्स तक, टैरिफ से एआई डोमिनेंस तक, हम एक कंप्लीट रिवायरिंग देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स, कमोडिटीज, करेंसीज और कैपिटल फ्लोज की। सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसा एनवायरनमेंट हो तो इन्वेस्टर्स को कैसे सोचना चाहिए? इन्वेस्टर्स को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आज के संघर्ष कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। रशिया यूक्रेन, मिडिल ईस्ट टेंशंस, ईरान इजराइल एस्केलेशन और यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी, ये सब एक बड़े ट्रांजिशन के सिम्टम्स हैं, जहां वर्ल्ड यूएस डोमिनेटेड यूनिपोलर सिस्टम से शिफ्ट होके एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, जहां मल्टीपल पावर सेंटर्स compete कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस अब केवल टेम्परेरी झटके नहीं रह गए हैं, ये अब ग्लोबल इकोनॉमी की एक स्ट्रक्चरल विशेषता बनते जा रहे हैं। हाल ही में ईरान में तनाव कम होने की उम्मीदें बढ़ी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल जहाजों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन अभी भी लगता है कि हमें कंप्लीट अनवाइंडिंग या फुल नॉर्मलसी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। दोनों साइड से जो सिग्नलिंग आ रही है वो ये सजेस्ट करती है कि नेगोशिएशन और ब्रिंकमैनशिप के बीच एक फ्रेजाइल इक्विलिब्रियम बना हुआ है। आज इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल है, ऑयल यहां से कहां जाएगा? हिस्टोरिकली मेजर जियोपॉलिटिकल ऑयल डिसरप्शंस के बाद क्रूड प्राइसेस 4 मंथ्स से लेकर 1 साल तक एलिवेटेड रहती है। लेकिन हिस्ट्री ये भी बताती है कि मार्केट्स अडैप्ट करते हैं। आज का एनवायरनमेंट 1970s से काफी डिफरेंट है। यूएस अब इंपोर्टेड ऑयल पर हेविली डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अब वो एनर्जी का नेट एक्सपोर्टर है। चाइना के पास बहुत लार्ज इन्वेंटरीज है। ग्लोबली कंट्रीज ने रशिया यूक्रेन शॉक के बाद अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इंप्रूव किए हैं। एनर्जी के ऑल्टरनेट सोर्सेज अवेलेबल है। हाई प्राइसेस ऑल्टरनेट सप्लाई राउट्स और फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को इंसेंटिवाइज करते हैं। एक्सपर्ट्स को ये कंसर्न है कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स और इन्वेंट्रीज फास्ट पेस से डाउन हो रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट 2 महीने तक अनरिजॉल्व्ड रहा तो करंट सप्लाई और प्राइस लेवल सस्टेन करना चैलेंजिंग हो सकता है। हमारा व्यू ये है कि ऑयल एलिवेटेड रह सकता है, लेकिन $120 या $150 का सस्टेन ऑयल तब तक अनलाइकली है जब तक कॉन्फ्लिक्ट मटेरियली एक्सपैंड ना हो। ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो ये हो सकता है कि प्रीवो इयर्स के कंपैरिजन में एक स्ट्रक्चरली हायर ऑयल रिजीम हो, अराउंड 90 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स, लेकिन अनकंट्रोल्ड स्पाइक जरूरी नहीं है। रशिया पर सैंक्शंस के बाद दुनिया ने एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। सिर्फ डॉलर्स होना काफी नहीं है, कमोडिटीज तक एक्सेस गारंटी नहीं होती। इस रियलाइजेशन ने ग्लोबली सेंट्रल बैंक बिहेवियर को चेंज कर दिया। हिस्टोरिकली सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स का अराउंड 10% गोल्ड में रखते थे। आज ये शेयर सिग्निफिकेंटली बढ़कर एवरेज 25% हो गया है। इसी वजह से गोल्ड एक पावरफुल स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में एंटर हुआ। इन्वेस्टमेंट साइकिल कुछ इस तरह इवॉल्व हुआ। सबसे पहले 2024 में गोल्ड आया, फिर 2025 में सिल्वर और बाकी ब्रॉडर प्रेशियस मेटल पैक। अब ब्रॉडर कमोडिटीज और इंडस्ट्रियल मेटल्स फोकस में। और स्ट्रक्चरली लास्ट डेकेड में एनर्जी और कमोडिटीज में अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो मीडियम टर्म में इस ट्रेंड को सपोर्ट करता है। कोविड से पहले ऑयल प्राइसेस और यूएस डॉलर अक्सर इनवर्स मूव करते थे, लेकिन आज ये दोनों साथ मूव करते हैं क्योंकि यूएस एक नेट एनर्जी एक्सपोर्टर है। हायर एनर्जी प्राइसेस यूएस रेवेन्यूज को सपोर्ट करते हैं
और इन्फ्लेशन कंसर्न्स फेडरल रिजर्व एक्सपेक्टेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। फिर भी 2022 के अनलाइक हाई ऑयल प्राइसेस और AI ड्रिवन US इक्विटी स्ट्रेंथ के बावजूद डॉलर में ड्रामेटिक स्ट्रेंथ नहीं देखी गई है। DXY ने पिछले 3 महीनों में केवल 2% की राइज रिपोर्ट की है। इससे एक इम्पोर्टेंट सिग्नल मिलता है, दुनिया धीरे धीरे डॉलर डिपेंडेंस से डाइवर्सिफाई कर रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि डॉलर कल कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ये क्लियरली एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट को इंडिकेट करता है। फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में सबसे बड़ा इशू है ड्यूरेशन रिस्क। ग्लोबली इन्फ्लेशन रिस्क्स एलिवेटेड हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग हाई है और करंट एनवायरनमेंट में फेड रेट कट्स कंप्लीटली प्राइस आउट हो चुके हैं और दुनिया के दूसरे पार्ट्स में रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं। इस वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स वल्नरेबल हो जाती है, लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम अभी भी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि यील्ड्स एलिवेटेड हैं। इक्विटीज की स्टोरी थोड़ी न्यूआंस्ड है। ग्लोबल मार्केट्स अब AI और सेमीकंडक्टर थीम से हेवीली डोमिनेटेड है। US टेक, ताइवान, कोरिया और जापान ने इस थीम का काफी बेनिफिट लिया है। इंडिया के पास अभी तक डीप सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम नहीं है, जो एक रीजन है कि पिछले कुछ सालों में फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया पर रिलेटिवली कॉशियस रही हैं। अब फ्लैट इंडिया की बात करते हैं। इंडिया एक क्लियर एनर्जी चैलेंज फेस करता है। हम लगभग 90% क्रूड ऑयल और करीब 50% LNG और LPG इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ्स भी है जहां से हमने स्टार्ट किया। 2022 के अनलाइक वर्ग के ऑनसेट पर रिटेल इन्फ्लेशन काफी लोअर था, जिसने पॉलिसी मेकर्स को टाइम दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल है, एक्सटर्नल डेट लो है और ट्रेड डील रिलेटेड पॉलिसी एफर्ट्स अब ग्रोथ मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया के लिए एक की पॉजिटिव ये है कि ऑयल और नेचुरल गैस पर डिपेंडेंस रिलेटिवली लो है। टोटल एनर्जी नीड्स का अराउंड 35%, जबकि बाकी एशियन, यूरोपियन और US इकोनॉमीज में ये 60-80% तक है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इंडिया ने चाइना, US, यूरोप और जापान के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड नहीं किए। मार्च 2026 में भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति में तेजी से कमी देखी गई, जिसमें कच्चे तेल की उपलब्धता 16%, LNG 20% और LPG 7% घट गई। अप्रैल में कुछ इम्प्रूवमेंट आया और रीसेंट रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए अवेलेबिलिटी कंसर्न्स एड्रेस हो गए हैं, लेकिन रेजोल्यूशन डिले होने की वजह से कॉस्ट्स बढ़ रही हैं। फ्लैट तक कॉस्ट बर्डन का मेजर पार्ट कॉर्पोरेट्स अब्सॉर्ब कर रहे थे गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, लेकिन पेट्रोल और डीजल प्राइसेस 7 रुपीस और 50 पैसे पर लीटर बढ़ने के बाद हाउस होल्ड्स भी अब बर्डन शेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। आगे देखते हुए हमें लगता है कि इंडिया का रियल ग्रोथ FY 27 में 6.5% तक मॉडरेट हो सकता है, अराउंड 1% पॉइंट स्लो डाउन। लेकिन नॉमिनल ग्रोथ वित्त वर्ष 26 के 8 से 9% के मुकाबले बढ़कर 12% तक जा सकती है। WPI इन्फ्लेशन 8% क्रॉस कर चुका है। रिटेल इन्फ्लेशन वित्त वर्ष 27 में एवरेज 5.5% तक बढ़ सकती है, जबकि वित्त वर्ष 26 में यह 2.1% थी। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी मॉडरेट होगी। चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 26 के 1% के मुकाबले बढ़कर GDP का 2.5% तक जा सकता है। फिलहाल हम मौजूदा वित्त वर्ष में RBI द्वारा 50 बेसिस पॉइंट की दर बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। अगली नीति यानी जून की नीति में हम फिलहाल विराम की उम्मीद कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती बाहरी खाते के कारण है। डॉलर पूंजी प्रवाह में कमजोरी के चलते रुपया इस साल अब तक 6% और पिछले 16 महीनों में
13% कमजोर हुआ है। जब तक कोई संघर्ष का समाधान नहीं होता या डॉलर पूंजी प्रवाह लाने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते, तब तक रुपया कमजोर रह सकता है। हम ये संभावना नकार नहीं सकते कि 2026 में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 98 तक जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव ये है कि पास्ट फ्यू क्वार्टर्स में करेंसी और मार्केट वैल्यूएशंस दोनों में मीनिंगफुल करेक्शन हुआ है। इससे इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बन रहा है और FII इनफ्लोज के लिए ग्राउंड तैयार हो सकता है। ऑल्दो AI ड्रिवन ग्लोबल थीम अभी भी फ्लोज को डाइवर्ट कर रहा है। हमारा व्यू क्लियर है, इंडियन इक्विटीज पर न्यूट्रल स्टैंस और फोकस स्टॉक सिलेक्शन पर। फिक्स्ड इनकम पर हम कॉशियस है। राइजिंग इन्फ्लेशन, पॉसिबल रेट हाइक्स, प्राइवेट क्रेडिट एक्सपेंशन, हाई गवर्नमेंट बोरोइंग और वीक फॉरेन इनफ्लोज के एनवायरनमेंट में ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी बेस्ट नहीं है। हम कैरी बेस्ड रिटर्न्स को कैपिटल गेन्स के कंपैरिजन में प्रेफर करते हैं। तो इन्वेस्टर्स को क्या टेक अवे लेना चाहिए? पहली बात, जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी अब टेम्परेरी नहीं है, इसलिए कमोडिटीज को स्ट्रेटेजिक एलोकेशन मिलना चाहिए। गोल्ड स्ट्रक्चरली रेलेवेंट है, लॉन्ग ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम रिस्की है। भारत के मैक्रो फाउंडेशन कई अन्य देशों की तुलना में अधिक मजबूत बनी हुई है। करंट करेक्शंस लॉन्ग टर्म इक्विटी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। नियर टर्म में मार्केट्स वॉलेटाइल रह सकते हैं, अर्निंग्स प्रेशर फेस कर सकते हैं, कैपिटल कॉस्ट्स बढ़ सकती हैं। लेकिन 3 से 5 साल की अवधि में इंडिया के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग इक्विटी रिटर्न्स जनरेट करने की पोटेंशियल है, जब वैल्यूएशंस नॉर्मलाइज होंगे और कैपिटल इवेंचुअली वापस आएगा। इस महीने के लिए विदा लेते हैं। बेंगमान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।